वाई लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। क्या आपने कभी सोचा है दो पॉजिटिव चार्ज और दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से दूर क्यों जाते हैं? अक्सर आपने इसका आंसर सुना होगा क्लास में, टीचर बताते हैं बिकॉज उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। तो आज हम इसको जानने वाले हैं कि फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होता है, कैसे ये काम करता है और फोर्स ऑफ रिपल्शन बनने का रीजन क्या होता है। एक चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना होता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स से। अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स होती है ये इनवर्ड होती है। इनवर्ड का मतलब हुआ कि ये इन्फिनिटी से स्टार्ट होके अंदर की तरफ आती है। तो अगर दूसरा भी नेगेटिव चार्ज इसके पास आएगा तो दूसरा नेगेटिव चार्ज की भी लाइंस कैसी होंगी? इनवर्ड होंगी। इसकी लाइन भी इनवर्ड जा रही है फोर्स की और इसकी लाइन भी इनवर्ड जा रही है। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस है वो अंदर की तरफ जा रही है, यानी दोनों में जो फोर्स है वो अंदर की तरफ जा रहा है, इसका इसके अंदर, इसका इसके अंदर। जिस वजह से यहाँ पे क्या लग रहा है? जिस वजह से यहाँ पर रिपल्शन क्रिएट हो रहा है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड होता है ये जिन लाइन से मिलके बनता है वो लाइन आउटवर्ड होती है। ये फोर्स ऑफ लाइन जो होंगी कैसी होंगी? आउटवर्ड। आउटवर्ड आप देख रहे हो जो एरोस बने हुए हैं ये इसके फोर्स को दर्शा रहे हैं। एक पॉजिटिव चार्ज उसकी लाइन भी बाहर की तरफ निकली हुई है, यानी ये जो फोर्स है वो आउटवर्ड लगाएगी। दूसरा पॉजिटिव चार्ज होगा, इसकी भी लाइन कैसी है? बाहर की तरफ, तो ये भी फोर्स कैसे लगाएगा? आउटवर्ड लगाएगा। जब दोनों चार्जेस पास में आएंगे तो ये लाइन एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगी और कौन सा फोर्स कहलाएगा? वो फोर्स ऑफ रिपल्शन। और यहाँ पे एक दूसरे को फिर से ये रिपेल करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा वाई लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो वाई दे रिपेल? बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस, जो कि पॉजिटिव चार्ज में होती है आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज में होती है इनवर्ड। वाई अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर? दो अलग अलग चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं? आपने सिंपली इसका आंसर सुना होगा बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन आज हम इसका एक्चुअल रीजन जानने वाले हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही क्यों बनता है इनके बीच में। आप सभी को पता होगा एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना होता है। अगर मैं एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करूं तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज की जो फील्ड लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड होती है। ये फील्ड लाइंस फोर्स की फील्ड लाइंस होती हैं जो आउटवर्ड निकली हुई होती हैं। और वहीं एक नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स होती हैं वो इनवर्ड होती हैं, यानी इनमें जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा और पॉजिटिव चार्ज जो होगा उसकी जो फील्ड लाइंस है वो आउटवर्ड होने की वजह से फोर्स बाहर की तरफ लगाती है। और जब एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज कांटेक्ट में आते हैं तो इसकी जो फील्ड लाइंस है पॉजिटिव की वो आउटवर्ड है, नेगेटिव की इनवर्ड है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो मेन रीजन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। आप इस डायग्राम में देख सकते हो क्लियरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस जो पॉजिटिव चार्ज की होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव की इनवर्ड होती हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जानते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि एक जो चार्ज होता है उसके चारों तरफ उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बना होता है। ये क्या बना हुआ है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज मेरे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ बना हुआ है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे एक और चार्ज जो कि खुद पॉजिटिव है, अगर इसको मैं इसके पास लेके आऊंगा तो ये आएगा नहीं, क्योंकि इसके पास भी क्या बना होगा? खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बना होगा। और एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये हमने पढ़ लिया। तो अब मैं अगर इस इन्फिनिटी पॉइंट से इस पॉइंट ए पर चार्ज को लेके आऊंगा तो ये अपने आप तो आएगा नहीं, क्योंकि बीच में क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से ये चार्ज इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक नहीं आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। मैं वर्क डन करूंगा इस चार्ज के ऊपर और इस चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के पॉइंट ए तक लेके जाऊंगा।
तो यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक इसको लेके जाने में जो वर्क डन हुआ वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। वर्क डन किसके ऊपर हुआ है, ये इस चार्ज के ऊपर हुआ है। वर्क डन अपॉन चार्ज क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं इन्फिनिटी से और इस पॉइंट ए तक एक पॉजिटिव चार्ज को लेके आता हूं, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको एंटर कराता हूं, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं इसी के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉजिटिव चार्ज का, इसके अंदर 2 पॉइंट है, और अगर मैं इस चार्ज को, इस पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाता हूं, तो यहां पे ये कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम जब लेके जाते हैं तो जो वर्क डन होता है इस चार्ज के ऊपर वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो इन दोनों में फर्क क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब हुआ जब मैं आउटसाइड दी इलेक्ट्रिक फील्ड से एक चार्ज को उठा के इसके फील्ड के अंदर रख रहा हूं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ इस चार्ज के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मैं लेके जा रहा हूं, तो उस टाइम पे जो वर्क डन होगा क्या कहलाएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न व्हाई मेटल्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स। कंडक्टर्स होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, पहले हम उन्हें सीखते हैं। किन किन चीजों को हम कंडक्टर बोलते हैं और मेटल्स को स्पेशली कंडक्टर क्यों बोला जाता है। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्रीली कंडक्ट कर पाते हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रीली, यानी इनमें से इलेक्ट्रिसिटी या आप ये करंट इजीली पास हो सकता है। करंट को पास कराने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, बिकॉज दे कंटेन बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो भी ऐसी चीजें होती हैं जिनके पास फ्री चार्जेस होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। मेटल को क्यों बोला जाता है, तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, मेटल्स के पास आउटर शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मेटल्स होते हैं वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं, कंडक्टर की कैटेगरी में आ जाते हैं। कमेंट करके मुझे बताइए विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और विच इज द बेस्ट मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न व्हाई नॉन मेटल्स आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा, ऐसी चीजें जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती वो किस कैटेगरी में आते हैं, इंसुलेटर की कैटेगरी में आते हैं। तो नॉन मेटल्स को हम इंसुलेटर की कैटेगरी में क्यों रखते हैं, इसका रीजन जानते हैं आज। सबसे पहले जानते हैं इंसुलेटर्स होते क्या हैं। तो इंसुलेटर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ऐसा होता क्यों है, बिकॉज नो फ्री चार्जेस, यही है सब चीज का रीजन। जिसके पास फ्री चार्जेस हैं वो कहलाते हैं कंडक्टर और जिसके पास फ्री चार्जेस नहीं है वो कहलाते हैं इंसुलेटर। बिकॉज नो फ्री चार्जेस अवेलेबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिनके पास फ्री चार्जेस नहीं होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि मेटल्स सॉरी नॉन मेटल्स इंसुलेटर की कैटेगरी में क्यों आते हैं। तो आप सभी ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, नॉन मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से नॉन मेटल्स किस कैटेगरी में आ जाते हैं, इंसुलेटर कैटेगरी में आते हैं। इंसुलेटर्स हमारी हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए।
कमेंट में मुझे बताइए ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो नॉन मेटल होने के बावजूद भी कंडक्टर की कैटेगरी में आता है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ओम्स लॉ। तो जानते हैं ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ explain how electricity flow in a conductor. It states that current flowing through a conductor, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the end of conductor. यानी जो करंट होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा जो कंडक्टर में हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। इट मीन्स इफ वी इंक्रीज द potential difference, current also increase. If we decrease the potential difference, current will also decrease. We can also say that potential difference is directly proportional to current. So the formula is V equal to IR. This is known as Ohm's law. Here R stand for रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है, रेजिस्टेंस होती है रुकावट। जब किसी वायर के अंदर से, जब किसी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है तो उस करंट के रास्ते में जो रुकावट पैदा होती है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस करंट को फ्लो होने से रोकता है। अलग अलग कंडक्टर का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, ये हम आगे की क्लासेस में जानेंगे कैसे रेजिस्टेंस इफेक्ट करता है करंट को फ्लो होने। दिस आवर टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं आइए उनके बारे में जानते हैं। पहला हमारा फैक्टर होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। इट मीन्स इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीज द रेजिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज। इफ वी डिक्रीज द लेंथ ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑल्सो डिक्रीज। और इस केस में क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू, करंट की सप्लाई कम होगी, और रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट की सप्लाई ज़्यादा होगी। इसीलिए आप देखते हो जो फ़ोन के साथ जो चार्जर आता है उसके हमेशा जो वायर होते हैं वो शॉर्ट लेंथ के होते हैं ताकि रेजिस्टेंस कम से कम रह सके और फ़ोन को प्रॉपर सप्लाई मिल सके, करंट प्रॉपर मिल सके। सेकेंड फैक्टर आता है हमारा area of cross section of conductor. Resistance is inversely proportional to the area of cross section. इसका मतलब हुआ अगर एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज होगा तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। यानी ज़्यादा एरिया होने की वजह से करंट जो है वो ज़्यादा आता है, और अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा। यानी एरिया कम तो करंट भी कम आएगा। इस अगर आपको इसका एग्जांपल देखना है तो आप अपने घर पे नोटिस करना, जो इन्वर्टर के वायर आते हैं जो बैटरी से कनेक्ट होते हैं वो जनरली मोटे वायर होते हैं। इसका रीज़न क्या होता है, एरिया ज़्यादा होने की वजह से करंट की वैल्यू ज़्यादा सप्लाई होती है। थर्ड हमारा फैक्टर है टेम्परेचर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट की सप्लाई कम हो जाएगी, और टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा, और रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट की सप्लाई ज़्यादा होगी। इसी वजह से आप नोटिस करते हो गर्मियों के टाइम पर जो लाइट का इशू होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रिसिटी का इशू समर्स के टाइम पर ज़्यादा इस वजह से ही होता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने से जो वायर्स के अंदर करंट की सप्लाई होती है वो जनरली लो हो जाती है, जिस वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है कि ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाते हैं। ये एक हमारा अलग टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे जाकर, वाई ट्रांसफार्मर ब्लास्ट इन समर। लास्ट पॉइंट है हमारा मटेरियल ऑफ कंडक्टर। मटेरियल ऑफ कंडक्टर, अगर हम इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन कर देते हैं, आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो हमें मिलता है
R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। और ये रो क्या है? ये रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और वी कैन से रेजिस्टिविटी। ये हर एक मटेरियल का फिक्स होता है, रेजिस्टिविटी सबकी फिक्स होती है। आई होप आपको इस चारों के चारों पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। चार फैक्टर्स है जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस के बढ़ने घटने से ही करंट बढ़ता घटता है, जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो बढ़ती घटती है। आज हम सीखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टर्स इन सीरीज। रजिस्टर्स को हम दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं। पहला होता है सीरीज में। सीरीज का मतलब होता है जब हम एक रजिस्टर को दूसरे रजिस्टर के एंड से जोड़ देते हैं, फिर तीसरे रजिस्टर के एंड से जोड़ देते हैं, और ऐसे करके हम सभी रजिस्टेंस को एंड टू एंड जोड़ते चले जाते हैं। इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, इन सीरीज करंट इज सेम। इसका मतलब हुआ कि हर रजिस्टर में जो करंट फ्लो होगा वो सेम होगा। इसमें भी करंट सेम होगा, सेकंड में भी और थर्ड में भी। और पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो अलग अलग होगा सबका। रजिस्टर 1 में पोटेंशियल डिफरेंस V1 आएगा, 2 में V2 आएगा और R3 में V3 आएगा। अब जो चीज डिफरेंट होती है हमें बस उसी को डिफरेंशिएट करना होता है। अगर मैं ओम्स लॉ से फॉर्मूले से मैं अगर इन सबकी वैल्यूज निकालना स्टार्ट करता हूं, V इक्वल टू आई आर, तो V1 का फॉर्मूला क्या होगा? V1 का फॉर्मूला होगा आई आर वन। V2 का फॉर्मूला होगा आई आर टू। V3 का फॉर्मूला होगा आई आर थ्री। अभी जो अलग अलग वैल्यूज हमारे पास आई हैं V1, V2, V3, ये किससे निकली हुई है? ये जो बैटरी यहाँ पे अटैच है ये इसी सब की वैल्यू है। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रजिस्टर्स में डिवाइड हो रहा है, ये कहाँ से रहा है? ये यहीं से आ रहा है। V इक्वल टू V1, V2, V3, इन सबका कंबाइन होके ही तो ये V बन रहा है। तो इन सब की हम वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। V की वैल्यू है आई आर, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे आई आर। V1 की वैल्यू आई आर वन, V2 की वैल्यू आई आर टू, V3 की वैल्यू आई आर थ्री। सब में आई कॉमन है तो आई को हम कॉमन लेके और इसकी वैल्यू हम कट कर देंगे, तो आई से आई कट जाएगा। आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये फॉर्मूला होता है टोटल रेजिस्टेंस निकालने का जब रेजिस्टर्स किस में कनेक्ट हो? सीरीज में। तो ये कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा? व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला बन गया आर एस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आई होप ये आप सबको समझ में आया हो। प्लीज आवर टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये आपको डायग्राम दिख रहा है साइड में। यहाँ पर तीन रजिस्टर्स हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में जुड़े हुए हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है वो है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। इसका मतलब हुआ R1, R2 और R3, ये तीनों के तीनों जो रजिस्टर्स हैं इनमें वैल्यूज जो है वो सेम होगी। किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की। और करंट की वैल्यू सब में डिफरेंट होगी। R1 में करंट I1 आएगा, R2 में करंट I2 आएगा, R3 में करंट I3 आएगा। और जो चीज अलग होती है उसी को हम डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर किसकी वैल्यू अलग है? करंट की वैल्यू अलग है। तो इसी को ड्राइव करके हम फॉर्मूला निकालेंगे किसका? इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आइए सीखते हैं कैसे हम करंट की वैल्यू को ड्राइव करके हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते हैं इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का। हमारे पास फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहीं से अगर मैं I की वैल्यू निकालूं तो वो आएगी I इक्वल टू V अपॉन आर। अब इसी फॉर्मूले को हम पुट करेंगे R1 के लिए, R2 के लिए और R3 के लिए। तो I1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी? V अपॉन R1। I2 की वैल्यू आएगी
V अपॉन R2 और I3 की वैल्यू आएगी V अपॉन R3। यहाँ पर सभी की जो वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस की वो सेम है V, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। अब ये जो करंट है जो अलग अलग रजिस्टर्स में डिवाइड हो रहा है, ये आया कहाँ से है सारा? ये जो बैटरी से करंट निकला है जिसकी वैल्यू है I, ये उसी से तो आया है, यही करंट डिवाइड हुआ है। यानी I इज इक्वल टू कितना है? I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हम इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। I की वैल्यू है V अपॉन R और I1 की वैल्यू V अपॉन R1, I2 की वैल्यू V अपॉन R2, I3 की वैल्यू V अपॉन R3। सब में V कॉमन है तो हम इसको कॉमन को बाहर पुट करेंगे तो अंदर बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस या कहिए टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है किसका? पैरेलल का। 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। आई होप यू गॉट द पॉइंट किस तरह से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी करंट किसी वायर के अंदर से फ्लो होता है या कहिए किसी कंडक्टर के अंदर से फ्लो होता है तो ये करंट सफर करता है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस इस करंट को आगे बढ़ने से रोकता है। अब इस रेजिस्टेंस को हटाने के लिए यहाँ पर होगा वर्क डन। तो वर्क डन जब होगा तो वर्क डन हीट की फॉर्म में बाहर आएगा। सो द वर्क हैज टू बी डन टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस। जब इस पे वर्क डन होगा तब ये रेजिस्टेंस यहाँ से हटेगा और जब ये वर्क डन होगा तो ये हीट की फॉर्म में बाहर आएगा। आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं। V इक्वल टू W अपॉन Q। पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहीं से W इक्वल हो जाएगा V इंटू Q। लेकिन V इक्वल टू होता है IR और एक फॉर्मूला होता है करंट I इक्वल टू Q अपॉन T। तो इस फॉर्मूले से Q की वैल्यू आ जाएगी I मल्टीप्लाई बाय T। इन दोनों वैल्यूज को उठा के हम यहाँ पे पुट करेंगे तो W का फॉर्मूला हो जाएगा IR मल्टीप्लाई बाय IT। तो W का फॉर्मूला आ गया W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये जो वर्क डन हुआ है इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए यही हीट की फॉर्म में रिलीज होता है। तो हीट का जो फॉर्मूला है वो बन गया तुम्हारा H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसको बोला जाता है जूल हीटिंग इफेक्ट। जूल हीटिंग इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये दोनों टॉपिक एक ही हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स के एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस यानी इनका हम कहाँ पर यूज करते हैं डेली लाइफ में। पहला यूज जो होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का वो होता है इलेक्ट्रिक टोस्टर। इलेक्ट्रिक टोस्टर। सेकंड होता है इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, पानी को गर्म करने के लिए जो हम हीटर यूज करते हैं उसमें भी यही सेम प्रिंसिपल वर्क करता है। इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर और इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये सभी हमारे एप्लीकेशंस हैं। कई बार बोर्ड में क्वेश्चंस आया हुआ है। राइट डाउन द एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं हो पाता तो उसे बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जब हम ये इफेक्ट को देखते हैं तो हमने कुछ ऐसी चीज़ों का इन्वेंशन किया जो हमारी डेली लाइफ में यूज होने लगी। ऐसे मटेरियल जिनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है,
जिस वजह से करंट की जो वैल्यू है वो सप्लाई नहीं हो पाती और हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो उनको हमने यूज़ करना स्टार्ट किया कहाँ कहाँ पर, इलेक्ट्रिक टोस्टर्स में, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर में, इलेक्ट्रिक आयरन में, रूम हीटर्स में और इलेक्ट्रिक फ्यूज में। जिन भी चीज़ों का रेजिस्टेंस हाई होता है, हाई होने की वजह से करंट की सप्लाई कम हो जाती है। करंट की सप्लाई कम होती है तो इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है। जो वर्क डन होता है वो हीट की फॉर्म में बाहर आता है और उसी हीट को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक वाटर, आयरन हीटर, इलेक्ट्रिक फ्यूज में। इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्यूज किस पे वर्क करता है, क्या इसका प्रिंसिपल है, इस सब के बारे में हम जानने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज होता क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है। किसके लिए? इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए। आप सभी के घर में छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज होते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए और घर की सेफ्टी के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जब करंट वायर के अंदर से या किसी कंडक्टर के अंदर से फ्लो होता है तो वहां पर रेजिस्टेंस इसकी रास्ते में रुकावट पैदा करता है और उस रुकावट को हटाने के लिए यहाँ पे होता है वर्क डन। ये वर्क डन हीट की फॉर्म में रिलीज होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज इसी प्रिंसिपल में वर्क करता है, यानी जब ज़्यादा हाई वोल्टेज सप्लाई होने स्टार्ट होती है जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की रेटिंग से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी और वो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होगा वो फट जाएगा, ब्लो ऑफ हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट आगे सप्लाई नहीं हो पाता। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मान लो ये मेरे पास एक सर्किट है और यहाँ पे एक बल्ब कनेक्टेड है और बीच में मैंने लगाया हुआ एक इलेक्ट्रिक फ्यूज। जब करंट यहाँ से जाएगा और करंट की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से या वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से जब करंट इसके अंदर से निकलेगा तो करंट इस फ्यूज को ब्लो ऑफ कर देगा, जिसकी वजह से सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा और आपका जो बल्ब है या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो खराब होने से बच जाएगा। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इलेक्ट्रिक पावर। क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर? द रेट एट विच एनर्जी इज यूज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर ऑफ दैट अप्लायंस। जिस रेट से कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एनर्जी कंज्यूम करता है उसे हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। एनर्जी हमेशा किसके बराबर होती है? वर्क के बराबर होती है। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था वर्क इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। जो हमारा हीट इफेक्ट था उसमें हमने इस टॉपिक को पढ़ा था W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अगर इस फॉर्मूले को हम पुट करते हैं पावर के फॉर्मूले में तो हमारे पास नया फॉर्मूला आता है आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी। टी से टी कैंसिल हो जाएगा और फॉर्मूला बचा हमारा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये पावर का फॉर्मूला आ गया। इसी फॉर्मूले के अंदर एक बार I की वैल्यू पुट करते हैं और एक बार R की वैल्यू पुट करते हैं। कहाँ से? V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास फॉर्मूला था V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से I आ जाता है V अपॉन R। इस बार हम पावर इज इक्वल टू आई की जगह पे क्या पुट करेंगे? V अपॉन R, इसके ऊपर स्क्वायर लगाया मल्टीप्लाई बाय R। R से एक R कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास नया फॉर्मूला आ गया V स्क्वायर अपॉन R। ये एक और पावर का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। इसी फॉर्मूले के अंदर अगर हम R की वैल्यू पुट करते हैं तो R की वैल्यू आती है V अपॉन I। इस वैल्यू को पुट करेंगे हम इसी फॉर्मूले के अंदर तो पावर का फॉर्मूला आ जाएगा आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय V अपॉन आई से आई कैंसिल तो नया फॉर्मूला आ गया V आई। पावर इज इक्वल टू V आई। अगर हम इसे समराइज करते हैं तो हमारे पास टोटल 4 फॉर्मूले आ जाते हैं पावर के। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम और वर्क अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर इक्वल टू वी आई, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इन चारों फॉर्मूले से किसी भी फॉर्मूले पर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इन चारों फॉर्मूले को याद रखिएगा।
आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ